और रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है यूक्रेन की सेना ने गलती से अपने ही 3 शहरों पर मिसाइलें बरसा दी हैं। दावा तो ये किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने पुतिन की सेना पर निशाना साधकर जो मिसाइलें दागी हैं वो कई शहरों को बर्बाद कर चुका है। 3 शहर कीव, डोनेस्क और क्रामाटोर्स्क शहरों के ऊपर ये मिसाइलें गिरी हैं, जिससे वहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। खबर यह है कि इन शहरों में गिरी मिसाइलों की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर जमकर धमाके हुए हैं और इसकी चपेट में आकर कई इमारतें तबाह भी हो गई हैं। अखबार के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अमेरिकी हथियारों से अपने ही शहरों को टारगेट किया है। तारीख 26 सितंबर 2022, वक्त शाम 6 बजे, जगह पूर्वी यूक्रेन का क्रामाटोर्स्क इलाका, टारगेट रूस का रेडार सिस्टम। लेकिन धमाका एक घर में हुआ और इस धमाके के आरोप रूस पर लगे। दावा यहां तक किया गया कि रूस यूक्रेन के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। इसके बाद दुनिया भर में पुतिन के खिलाफ अभियान चलाया गया। यूक्रेन की तरफ से इसे रूस की हैवानियत तक करार दे दिया गया। लेकिन अब जो सच सामने आया है उसने यूक्रेन की सेना और उसकी ट्रेनिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जब चूक गई यूक्रेन की मिसाइल, निशाने पर था रूस का रेडार सिस्टम, लेकिन टारगेट बना एक घर। 26 सितंबर की शाम करीब 6 बजे रूस के रेडार सिस्टम को निशाना बनाते हुए यूक्रेन की सेना ने AGM-88B मिसाइल लॉन्च की। लेकिन मिसाइल ने अपने टारगेट को मिस कर दिया और वो एक घर पर जा गिरी, जिसमें वहां मौजूद 3 लोग घायल हो गए। कीव, डोनेस्क के शहरों में भी गिरी, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ और इन मिसाइलों की चपेट में आकर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। नवंबर में भी मिसफायर हुई थी मिसाइल। पोलैंड में जा गिरी थी 2 मिसाइल। सितंबर में मिसफायर मिसाइल का सच भले ही अब सामने आ रहा हो, लेकिन इसी महीने की 15 तारीख को एक नहीं बल्कि 2 मिसाइलों ने अपना टारगेट मिस किया था। ऐसा तब हुआ जब 15 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट करके मिसाइल हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, लीव और पोल्टेवा शहरों पर कई मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद जब यूक्रेन ने मिसाइल से ही जवाबी हमला किया तो 2 मिसाइल की हवा में ही दिशा बदल गई, जिसके बाद वो पोलैंड में जाकर गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पहले तो दावा किया गया कि रूस की तरफ से ये मिसाइल पोलैंड में दागी गई हैं, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, नेटो चीफ और पोलैंड के प्रेसिडेंट ने रूस को क्लीन चिट दे दी थी और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये मिसाइलें यूक्रेनी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में जा गिरी। मिसफायर मिसाइल से बड़ी दहशत। लगातार मिसफायर से सहमे यूक्रेन के लोग। बीते 9 महीने से रूस की तरफ से जारी ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन में पहले से ही लोग दहशत में हैं। ऐसे में यूक्रेन की मिसाइल जिस तरह से टारगेट मिस कर रही हैं, उसने यूक्रेन के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि जांच में इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि यूक्रेन ने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर मिसाइल ने हवा में पहुंचते ही वाकई टारगेट मिस कर दिया। इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, तो इससे यूक्रेन को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मसलन इससे लगातार यूक्रेन के लोगों की जान को खतरा बना रहेगा। रूस इंटरनेशनल स्टेज पर इस तरह के मिसफायर को यूक्रेन की छवि बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन रूस को सार्वजनिक स्थानों पर हमले के मामले में घेर नहीं पाएगा। ऐसे में रूस खुद सार्वजनिक स्थानों पर हमला कर यूक्रेन को घेर सकता है। यूक्रेन की तरफ से जो मिसाइलें मिसफायर हो रही हैं, वो उसे अमेरिका से मिली हैं। ऐसे में अमेरिका की छवि भी दुनिया में खराब हो रही है। भले ही यूक्रेन के सैनिक सही से मिसाइल को लॉन्च न कर पा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं सवाल अमेरिका की AGM-88B मिसाइल
और नासेम्स एयर डिफेंस सिस्टम पर भी उठ रहे हैं कि कहीं इन मिसाइल सिस्टम में ही कोई खामी तो नहीं जो हवा में जाकर अपना टारगेट मिस कर रही है। और चलिए अब आगे आपको दिखा देते हैं कि कैसे अमेरिका से मिली मिसाइल को जब रूस के खिलाफ यूक्रेन ने इस्तेमाल किया तो वह हवा में पहुंचते ही टारगेट मिस कर गई और उसने एक इमारत को तबाह कर दिया। हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल AGM-88 को रूस के रडार तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया था और उसकी ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए किस तरीके से ये मिसाइल दरअसल मिसगाइड हुई और उसके बाद क्रामातोर्स्क यानी कि ईस्टर्न यूक्रेन जो कि खार्किव से लगता हुआ इलाका है वहां पर जाकर इमारत में लगी और फिर उसके बाद देखिए किस तरीके से वहां पर तबाही मचती हुई दिखाई दी। ये जितने भी हथियार हैं, मिसाइलें हैं, ये सारी मदद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को ज्यादातर दी जा रही है और कैसे अब ये मिसफायर हो रही है मिसाइलें और अपने शहर को, यूक्रेन के शहर को तबाह कर रही है, वो इन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन महायुद्ध में जो मिसाइल लगातार मिसफायर कर रहा है उसकी ताकत क्या है, वो कितनी खतरनाक है और यूक्रेन को वो कहां से मिली है, ये इस वक्त हम डिटेल जानकारी आपसे साझा करें। अमेरिका से मिली AGM-88 एक हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। AGM-88B ग्राउंड टारगेट को तबाह करने के लिए दागी जाती है। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को तबाह करती है। बिल्कुल, और वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका ने इसे बनाया था। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स ने इस मिसाइल सिस्टम को विकसित किया था। यह मिसाइल साइट्स के रडार सिस्टम के रेडिएशन को पकड़ती है। एक बार लॉन्च होने के बाद मिसाइल इलेक्ट्रोमैग्नेट के रेडिएशन को ढूंढती है। मिसाइल के वॉरहेड्स में लगा 40 पाउंड विस्फोटक धमाका कर देता है। उसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की मां से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को दोहराया और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि पूरा रूसी नेतृत्व सैनिकों के परिवार के साथ है। हालांकि इस मुलाकात पर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। ये पुकार, ये पीड़ा, बेचैनी इन रूस की महिलाओं के दिल में घर कर गई है। बेटों के युद्ध में जाने के बाद से इनकी नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में इनके नौनिहालों को झोंक दिया गया है और सवाल राष्ट्रपति पुतिन से हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि रूस के राष्ट्रपति से ये महिलाएं सुलगते सवाल कर रही हैं? दरअसल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ महिलाओं के साथ मुलाकात की, जिसको लेकर ये कहा गया कि ये वो माएं हैं जिनके बेटे युद्ध में रूस के लिए जंग लड़ रहे हैं, जो वार में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। इस मुलाकात में शामिल महिलाओं ने पुतिन से आसान सवाल पूछे। वहीं इस मीटिंग में पुतिन ने ये दावा किया कि कभी-कभी वो रूस के सैनिकों से सीधे फोन पर बात करते हैं। Я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через маму, кстати говоря, эти звонки были. Вот. И дает мне полное основание говорить о том, что они герои. Это правда. इस बैठक के बाद कई सवाल खड़े होने लगे। वहीं उन महिलाओं को भी पहचान लिया गया जो पुतिन के करीबी हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इनमें ज्यादातर महिलाएं युद्ध में मारे गए सैनिकों की मां नहीं हैं, बल्कि पुतिन की वफादार हैं। अबाकाम की नादेज़्वा उजानोवा की भी पहचान हुई, जो पुतिन के साथ एक वीडियो में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जो एक सैन्य अधिकारी की पत्नी बताई जा रही हैं। वहीं एक और महिला इरीना तस-उल भी पुतिन के साथ बैठक में दिखाई दी। उन्हें भी पुतिन का वफादार बताया गया। यूलिया बेलेखोवा को भी पहचान लिया गया है, हालांकि उनका बेटा युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहा है। वहीं जरदत अगोयेवा नाम की महिला भी इस मुलाकात में नजर आई, हाल ही में जिनकी तारीफ रमजान कादरिफ कर चुके हैं। इस बैठक को लेकर पुतिन विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में अपने देश में
3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि इनमें 87,000 सैनिकों को यूक्रेन में तैनात भी कर दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। भीषण युद्ध जारी है। रूस की जनता से पुतिन ने जो वादे किए थे वो अभी पूरे नहीं हो रहे हैं। अब रूस के लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। पुतिन से सवाल हो रहे हैं। और जंगे मैदान की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खेरसोन वाली हार का बदला लेने के लिए रूस बड़ी प्लानिंग कर रहा है। रूस की प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने सबसे खतरनाक मिसाइल का प्रोडक्शन तेज करने का ऑर्डर निकाला है। इस मिसाइल को दुनिया का सबसे घातक मिसाइल कहा जाता है, जिसे ना तो अमेरिका ना ही नेटो का एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। तो देखिए RS-28 का प्रोडक्शन लगातार किया जा रहा है। 46 मिसाइलें तैयार करने का रशिया की ओर से ऑर्डर दे दिया गया है। बड़ी वजह यह है कि रशिया को शायद उम्मीद भी नहीं थी कि 9 महीनों तक लगातार यूक्रेन उसके सामने टिक पाएगा। और यूक्रेन इसलिए टिका क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज की ओर से और खासकर अमेरिका की ओर से उसे हथियार मुहैया करवाए जाते रहे हैं। और इसी की बड़ी तैयारी अब रूस यानी कि व्लादिमीर पुतिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज्यादा हथियारों का प्रोडक्शन एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से कर रहे हैं। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल छह मिनट में मॉस्को से लंदन तक मार। सिर्फ 2 मिसाइलों से अमेरिका का पूर्वी तट तबाह। पुतिन के ब्रह्मास्त्र का प्रोडक्शन तेज। ज़ेलेंस्की को कुछ नया सोचना पड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रतिज्ञा कर ली है, जब तक ज़ेलेंस्की को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। खेरसोन की हाहाकारी हार ने पुतिन के हथियार चुनाव की रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। पुतिन ज़ेलेंस्की से बदले के मूड में है और इस बदले का मतलब है यूक्रेन में भारी तबाही, आंसू, जख्म, आहें, मौत और मातम। पुतिन ने ऐलान किया है कि अब वक्त आ गया है कि रूस अपने जखीरे से सबसे भयावह, खतरनाक और अल्ट्रा एडवांस हथियार निकाले, उसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करे और खेरसोन वाली हार से मुल्क को उबारे। पुतिन ने ऑर्डर दिया है कि वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस मिसाइल का प्रोडक्शन और तेज किया जाए। यूक्रेन में फिल वक्त की तबाही का वो दृश्य है जिसे बयान करते शब्द कांप जाएंगे। और अब पुतिन की RS-28 सरमाथ मिसाइल यूक्रेन की जमीन को झुलसाने वाली है। यूरोप और नेटो देश रूस के इस मिसाइल को सैटन यानी शैतान कहते हैं। RS-28 मिसाइल अब तक की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी 2 खासियतों की वजह से अमेरिका से यूरोप तक घबराए हुए हैं। ये मिसाइल 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से हमला कर सकती है, यानी रूस से लंदन तक पहुंचने में इसे बमुश्किल 6 मिनट लगेंगे। दूसरी, ये अलग अलग दिशाओं में 10 टारगेट पर एक साथ परमाणु हमला कर सकती है। इस वजह से कोई एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक भी नहीं सकता। रूस ने इसी साल अप्रैल में RS-28 का पहला परीक्षण किया था और अभी कुछ दिनों पहले इस मिसाइल का रूस ने दूसरा सफल टेस्ट किया है।
इसके बाद ही रूस ने इस मिसाइल के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का ऐलान किया। जाहिर है ये खबर ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बुरी है। रूस की मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल अपने साथ 10 टन तक का पेलोड ले जा सकती है। इसमें 10 बड़े वॉरहेड, 16 छोटे वॉरहेड फिट हो सकते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल कैरी करने में सक्षम ये पहली मिसाइल है। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल मिसाइल को हाई स्पीड देने के साथ अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम से भी रक्षा करेगा। रूस ने करीब 30 साल बाद कोई लिक्विड फ्यूल वाली आईसीबीएम मिसाइल तैयार की है। पुतिन की यह घातक मिसाइल कैसे दुश्मन को नेस्तोनाबूद कर देती है, उसकी पूरी प्रक्रिया आपकी स्क्रीन पर है। RS-28 मिसाइल रूस से 10 MIRV लेकर वायुमंडल में प्रवेश करती है। यहाँ ये MIRV लॉन्च हो जाते हैं और 10 अलग अलग टारगेट पर एक साथ हमला कर सकते हैं। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि एंटी मिसाइल सिस्टम से इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सेकुलरिज्म के नाम पर जाति, मत और मजहब के आधार पर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करती है, समाज को तोड़ती है, कमजोर करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद बिना भेदभाव के शासन की योजना हर व्यक्ति तक पहुंचाने और सबका साथ सबके विकास की भावना पे विश्वास करता है। और सबका साथ और सबके विकास का ये भाव ही आज भारत को एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस के कालखंड में कोरोना आता तो गरीबों को फ्री में राशन नहीं मिल पाता। और चलिए अब देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का सोमवार को हो सकता है नार्को टेस्ट। अब तक के पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने नहीं उगलाया सच। थोड़ी देर में आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली पुलिस की टीम ने रोहिणी के अंबेडकर हॉस्पिटल में आफ्ताब का मेडिकल करवा लिया। तीसरे दिन में नहीं पूरा हो पाया आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट। एफएसएल के एक्सपर्ट करेंगे पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट की समीक्षा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की अवैध संपत्ति के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने यूएपीए के तहत अनंतनाग में जमाते इस्लामी की अवैध संपत्तियां की जब्त। पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। पठानकोट में बीएसएफ की फायरिंग के बाद लौटे घुसपैठिए। थर्मल कैमरे में रिकॉर्ड हुई घुसपैठ की कोशिश। अमृतसर में ड्रोन के जरिए घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद बीएसएफ ने फायरिंग करके उसे वापस भेज दिया। फिरोजपुर में पाकिस्तान की तरफ से भारत सीमा में दाखिल हुआ एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। बीएसएफ ने बताया एक कार्टून की शेप का बलून था जिसमें 10 रुपए की पाक करेंसी थी और उसमें एक फोन नंबर भी लिखा हुआ था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के कैंप को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने कैंप के पास रखे आईईडी को धमाका कर नष्ट कर दिया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मिले बम को सीआरपीएफ और पुलिस की मौजूदगी में नष्ट किया गया। रामबन में चेक पॉइंट पर एक बस में मिला था आईडी। पुलिस को इसके बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। कर्नाटक के मंगलुरु में हुए धमाके की जांच में पर्दाफाश। धमाके के मामले में गिरफ्तार शख्स ने पूछताछ में बताया पीएफआई ने आईसिस से हाथ मिलाया, संगठन को फिर से मजबूत करने में जुट गया। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशन सेट 3 सैटेलाइट हुआ लॉन्च। भूटान के लिए भी भारत ने अंतरिक्ष में रवाना किया खास सैटेलाइट। बीजेपी ने जारी किया तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो में सत्येंद्र जैन के साथ बैठे दिखाई दिए तिहाड़ जेल के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट। बीजेपी ने कहा सत्येंद्र जैन के दरबार में जेल सुप्रिंटेंडेंट ने लगाई थी हाजिरी।
दिल्ली पुलिस के एसआई के साथ बदसलूकी करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ गिरफ्तार। बदसलूकी करता वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शाहीनबाग पुलिस स्टेशन का किया दौरा। संजय अरोड़ा ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी समारोह में हार्श फायरिंग का वीडियो वायरल। वीडियो में आदमी बंदूक से हवा में फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा पाव की दुकान लगाने के विवाद में हुई मारपीट। हथियारों से लैस आरोपियों ने बड़ा पाव की दुकान पर किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। मध्य प्रदेश के इंदौर में पार्किंग के मुद्दे में एक दुकानदार और डांस टीचर भिड़ गए। सड़क पर दुकानदार और महिला के साथियों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। मध्य प्रदेश के देवास में सरकारी जमीन पर कब्जा बनाई गई दुकानों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कई जवान तैनात किए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने बीजेपी नेता शैलेंद्र कुशवाहा की पीट कर हत्या कर दी। नाराज परिवार के लोगों और समर्थकों ने कई घंटों तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बिहार के नवादा में रेप के आरोपी को पंचायत ने दंड बैठक की सजा दी। उसके बाद पुलिस में दर्ज कराया केस। बिहार के मुंगेर में अवैध हथियारों की ऑनलाइन हो रही है बुकिंग। घर पर की जा रही है डिलीवरी। बिहार पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। इनकम टैक्स टीम ने सहारनपुर में डाला डेरा। लगातार दूसरे दिन भी जारी है रेड। निशाने पर कई कारोबारी। राजस्थान के बांसवाड़ा में एम्बुलेंस में मरीज की मौत वाला वीडियो आया सामने। परिजन धक्का लगाते हुए नजर आए। कैबिनेट मंत्री ने घटना पर दी सफाई। कहा दोषी के खिलाफ होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा में नाव पलटने से हादसा। नाव पर सवार थे 34 लोग। सभी लोगों को किया गया रेस्क्यू। 2 लोगों की हालत गंभीर। हरियाणा के जुलाना में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में एक की मौत जबकि 40 लोग हुए घायल। नवी मुंबई में केमिकल से भरा कंटेनर ट्रक सड़क पर पलटने से मच गई अफरा तफरी। घंटों लगा जाम। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस। दिल्ली के चांदनी चौक की भागीरथी मार्केट में लगी भीषण आग। दमकल की करीब 25 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उपराज्यपाल ने घटनास्थल का मुआयना किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बर्फ फैक्ट्री में गैस लीक होने से मचा हड़कंप। पूरी फैक्ट्री को खाली करवाया गया। दमकल कर्मियों ने हालात पर पाया काबू। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी से हेमकुंड साहिब की झील जम गई है। पहाड़ समेत पेड़ भी बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आए। उधर सड़क पर करीब 2 फीट मोटी बर्फ की परत दिखाई दी। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी संकल्प पत्र करते दिखाई दिए। सीएम भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल भी रहे मौजूद। बीजेपी ने संकल्प पत्र में असामाजिक तत्वों की संपत्ति जब्त करने के लिए नए कानून का वादा किया है। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर बनाने और कॉमन सिविल कोड कमेटी की सिफारिश लागू करने का संकल्प। गुजरात के अमरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली को किया संबोधित। अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला किया। महुआ, बड़ोदरा और अहमदाबाद में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात के गिर सोमनाथ में सीएम योगी ने चुनावी सभा में कांग्रेस पर किया हमला। बोले कांग्रेस नहीं चाहती कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो। विरोध के बावजूद सरदार पटेल ने भव्य मंदिर बनवाया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का गुजरात के सरकारी कर्मचारियों से वादा। का गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 1 महीने के अंदर पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी का अनोखा तरीका। वडोदरा में थीम सॉन्ग पर डांस करते दिखाई दिए डांसर। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने ई कोर्ट परियोजना की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह को किया संबोधित। बोले हमारे संविधान में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की भावनाएं हैं। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की आज बरसी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज किया। शास्त्री नगर इलाके में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। बोले इस बार फिर से एमसीडी चुनावों में बीजेपी जीत दर्ज करेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को दिया क्लीन चिट। सीबीआई के छापे में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत न मिलने का किया दावा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया को क्लीन चिट देने पर बोले आदेश गुप्ता, किसी को कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। मुख्यमंत्री लोगों को अपनी बातों में घुमा रहे हैं। जनता सच जानती है।
बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, कहा दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया, दिल्ली के लोगों को सिर्फ पोल्यूशन दिया। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए योग गुरु स्वामी रामदेव कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने सभी विधायकों और सांसदों के साथ असम के लिए रवाना। साथ ही बीजेपी नेता मोहित कंबोज भी मौजूद। कामाख्या देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की नसीहत, बोले सेना का सम्मान करना सीखें, रियल लाइफ और रील लाइफ में अंतर समझें। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया पूजा। द्वारका में श्री कृष्ण की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने का वादा भी किया। बिहार दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बक्सर में रामविवाह समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए मोहन भागवत। चीन में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन। दिल्ली केस का फिर टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में 35,183 नए कोरोना के मामले हुए दर्ज। चीन के झेंगझोउ में महीने से बंद लोगों का प्रदर्शन अब तेज हो गया है। लॉकडाउन खोलने की उठा रहे मांग। घर में कैद 10 लोगों की मौत का भी हुआ दावा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां की सेना और सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। रावलपिंडी में रैली। आज इमरान को हेलीकॉप्टर उतारने की नहीं मिली इजाजत। और ब्राजील में 2 स्कूलों में नकाबपोश हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में 3 लोगों की मौत, 8 लोग हुए घायल। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त मैं साकेत कोर्ट के बाहर मौजूद हूं और श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफ्ताब कुछ ही देर बाद यहां लाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये कि अब नार्को टेस्ट सोमवार को हो सकता है आफ्ताब का, और अंबेडकर अस्पताल में ले जाकर उसका नार्को टेस्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि आज मेडिकल उसका हुआ है। और उसके बाद आज जबकि पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, इसी साकेत कोर्ट में आफ्ताब की पेशी हो सकती है। और यहां जब जज के सामने पेश किया जाएगा, जज भी कई सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर 14 दिन की इस पुलिस कस्टडी के बाद आपने कौन कौन से सबूत इकट्ठे किए हुए हैं। क्या पुलिस और कस्टडी की मांग करती है या फिर न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में उसे भेज दिया जाता है, ये बड़ा सवाल। लेकिन जो सबसे अहम और बड़ी खबर है वो ये कि सोमवार को होगा नार्को टेस्ट आफ्ताब का। दरअसल पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है आफ्ताब का, लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत ठोस सबूत अभी भी नहीं मिल पाए हैं पुलिस को, और इसीलिए नार्को टेस्ट सोमवार को। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, सोमवार को नार्को टेस्ट हो रहा है, किस तरह की तैयारी और क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, दिल्ली पुलिस ने एफएसएल के अधिकारियों से संपर्क साधा है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आफ्ताब की कोर्ट में पेशी भी है। और आज ही का वो दिन है कि अगर पॉलीग्राफ टेस्ट का आखिरी सेशन अगर होना होगा तो वो आज ही होगा। अगर वो सेशन नहीं भी होता है तो अब सोमवार को पूरी संभावना है कि दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में जो एक सरकारी अस्पताल है और वह नार्को टेस्ट के लिए एक तरीके से ऑथराइज अस्पताल है, वहां पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो अधिकारी हैं, वीडियोग्राफर हैं, उनकी टीम सुबह वहां पर पहुंच जाएगी और उसके बाद करीबन 1.5 से 2 घंटे में जो आफ्ताब है उसको NSCCA का इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके बीपी और पल्स रेट चेक किए जाएंगे और वहां पर डॉक्टरों और एफएसएल की निगरानी में उसका नार्को टेस्ट किया जाएगा। सवालों की लिस्ट पहले ही तैयार जो है वो दिल्ली पुलिस और एफएसएल के अधिकारियों ने कर ली है। उन्हें डॉक्टरों को भी दिखाया जाएगा और उसके बाद जो अंबेडकर अस्पताल है उसमें 1.5 घंटे के अंदर नार्को टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होगी। नार्को टेस्ट के रिजल्ट भी जो है वो तुरंत ही जो है वो पुलिस और जांच अधिकारियों को मिल जाते हैं, तो उसके बाद पुलिस उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी वो देखना होगा कि क्या कोर्ट को नार्को टेस्ट के जो अपडेट्स आए हैं या जो उसके रिजल्ट आए हैं उनसे अवगत कराती है या आगे किस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस की जारी रहेगी।
क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार राजधानी दिल्ली से लेकर के मुंबई के उपनगरों तक के उन सबूतों की तलाश में जुटी हुई है जो बहुत पुख्ता तौर पर उसे अब भी हासिल नहीं हुए, और इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया गया था। लेकिन माना यह जा रहा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में भी एक शातिर अपराधी की तरह वो लगातार जवाब देता रहा, और इसीलिए भी पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। लेकिन क्या नार्को टेस्ट से वो सच सामने आ पाएगा? लेकिन दर्शकों को हम ये बताते हैं कि दरअसल नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में फर्क क्या होता है। जब पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है तो पूरी तरह से होशो हवाश में होता है वो अपराधी या आरोपी जिससे सवालात किए जाते हैं, और इसलिए बहुत उम्मीद ये हो सकती है कि वो बहुत शातिराना तरीके से उसके जवाब दे, और इसीलिए भी यहां से बचकर निकलने की या सच पता न कर पाने की भी एक बड़ी गुंजाइश होती है। लेकिन नार्को टेस्ट में पूरी तरह से दवा का इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और तब उसके मन मस्तिष्क से वो सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश होती है जो उसे जानबूझकर वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। उससे सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि तुम श्रद्धा को आखिर कब से जानते थे? श्रद्धा के घर क्या तुम्हारा आना जाना था? श्रद्धा के साथ तुम्हारे संबंध कैसे थे? श्रद्धा को पहली बार लेकर तब कब तुम मुंबई के बाहर निकले थे? श्रद्धा को दिल्ली लेकर कब आए थे? बहुत से ऐसे सवाल हैं जब नार्को टेस्ट होगा तो उससे पूछे जाएंगे, और इन सवालों का मकसद यही है कि आखिर श्रद्धा मर्डर केस की उस मिस्ट्री को सुलझाया जाए जिसमें आरोप आफ्ताब पर यह है कि उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े करके अलग अलग इलाकों में फेंक दिए थे। सवाल उससे यह भी पूछे जाएंगे कि आखिर तुमने श्रद्धा का मर्डर क्यों किया? श्रद्धा का मर्डर कब किया? श्रद्धा के शरीर के कितने टुकड़े उमने किए हैं? श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को कहां कहां फेंके? और ये वो तमाम सवाल हैं जो मैं खुद आफ्ताब से पूछ चुका हूं, यानी हमने वो सवालात उससे करने की कोशिश की जब दिल्ली पुलिस उसे लेकर के आई थी उसी मेहरौली के जंगल में जहां वो अवशेष तलाश रही थी, सबूत खंगाल रही थी, और तब आफ्ताब का मौन बता रहा था कि वो पूरी तरह से अब कानूनी शिकंजे में फंस चुका है। दर्शकों को यह जानना भी बेहद जरूरी है कि अब एक बार पॉलीग्राफ टेस्ट उसका हो चुका है, 3 दिन का ये सेशन आफ्ताब का कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो एनालिसिस है वो प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। अब जबकि एक बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी की ये बेहद अहम खबर है कि सोमवार को अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। दरअसल नार्को टेस्ट इसीलिए भी करवाना चाहती है पुलिस क्योंकि अब भी पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी बेहद शातिराना तरीके से सवालों का जवाब देता रहा आफ्ताब, यानी अपने जुर्म को छुपाने के लिए वो जो कुछ कर सकता था, पूरी योजना बनाकर जिस तरह से इस जुर्म को अंजाम तक पहुंचाया, वही रवैया उसका पॉलीग्राफ टेस्ट के भी दौरान था। और इसलिए उम्मीद है कि पुलिस को अब इस पॉलीग्राफ टेस्ट से बहुत कुछ हासिल ना हुआ हो, लेकिन जब नार्को टेस्ट उसका करवाया जाएगा तो उसे इंजेक्शन दिया जाएगा और उसकी स्थिति वो नहीं रहेगी जो पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान थी, यानी वो पूरी तरह से होशो हवाश में था, और इसीलिए भी एक शातिर अपराधी की तरह उन तमाम सवालों के जवाब वो छुपाता चला जा रहा था। माना यह भी जा रहा है कि एक ऐसी ही कोई फिल्म उसने देखी थी जिसकी पार्ट 2 का वो इंतजार कर रहा था, और एक फिल्मी कहानी की तरह वो कहानी गढ़ता चला जा रहा है और पुलिस को सच अब भी नहीं बता रहा है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आनंद, जब हम साकेत कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, क्या उम्मीद की जाए कि कितनी देर बाद साकेत कोर्ट में फिजिकली उसकी पेशी हो सकती है और क्या उम्मीद आगे? जी देखिए, कोर्ट में आफ्ताब को यहाँ पर लेकर दिल्ली पुलिस पहुंचेगी। अभी लंच टाइम हो रहा है, लंच टाइम जैसे ही खत्म होने वाला, उसके बाद दिल्ली पुलिस किसी वक्त आफ्ताब को लेकर यहाँ पर पहुंच सकती है, और उसके बाद देखना होगा कि क्या आज उसकी फर्दर रिमांड मांगी जाएगी या उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और आज का दिन, जैसे हम पहले ही बता रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट का आखिरी सेशन अगर होना है, जिसे चेयर सेशन कहते हैं, वो अगर हुआ तो केवल आज ही हो पाएगा, नहीं तो उसके बाद सीधे सोमवार को अब उसका अंबेडकर अस्पताल में नार्को टेस्ट होगा, और वह नार्को टेस्ट काफी महत्वपूर्ण है दिल्ली पुलिस के लिए। उसी के जरिए पुलिस जो है वो आफ्ताब से कत्ल का पूरा सच जो है वो उगलवाना चाहती है। बहुत अहम बात है ये कि अब ऐसे में जबकि सबूत के तौर पर बहुत ठोस चीजें पुलिस के हाथ में नहीं है, एक और सबसे अहम बात ये कि श्रद्धा का आखिर मोबाइल फोन कहां है? क्या मुंबई के उपनगरीय इलाके वसई की खाड़ी में भाईंदर में जहां समुद्र की खाक छान रही है पुलिस, क्या वहां पर श्रद्धा का मोबाइल उसने फेंका है? क्योंकि श्रद्धा का मोबाइल फोन और वो हथियार और वो कपड़े अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। कुछ हथियारों की जब्ती की बात जरूर की जा रही है, लेकिन क्या मोबाइल के उस तलाशी के बाद ये गुत्थी सुलझ सकती है जिसकी तलाशी दिल्ली से लेकर के भाईंदर की खाड़ी तक लगातार जारी है? ये एक बड़ा सवाल, और इसीलिए दिल्ली पुलिस कर रही है मशक्कत दिल्ली से लेकर मुंबई तक। मोबाइल में दफन हत्या की राज,
समंदर में मोबाइल की तलाश। हाथ लगेगा मोबाइल, होगा पर्दाफाश। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार आफताब पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि 14 दिन की रिमांड पूरी होने के बावजूद पुलिस को वो अहम सबूत नहीं मिल पाए हैं जिनसे इस हत्याकांड का एक एक राज खोला जा सके। लेकिन पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज का पर्दाफाश हुआ है जो श्रद्धा की जिंदगी में आफताब के खौफ को बयां करने के लिए काफी है। आफताब ने श्रद्धा से मारपीट की। श्रद्धा ने आफताब की पुलिस में शिकायत की थी। करीब 27 दिन के बाद दोनों में सुलह हो गई थी, जिसके बाद भी कई बार आफताब ने श्रद्धा को पीटा था। ये सारे दावे श्रद्धा के दोस्तों ने पुलिस की पूछताछ में किए हैं, लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए पुलिस को तलाश है उस सबसे अहम सबूत की जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। श्रद्धा का मोबाइल फोन, जिसके जरिए श्रद्धा और आफताब की जिंदगी का एक एक पन्ना खुल सकता है। सामने आ सकता है कि आखिर आफताब के टॉर्चर को श्रद्धा क्यों झेल रही थी। क्या आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? यही नहीं, वो क्या वजह रही कि इतना झेलने के बावजूद भी आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी? श्रद्धा ने टॉर्चर क्यों सहा? टॉर्चर के बाद आफताब को क्यों नहीं छोड़ा? वैसे तो आफताब की हैवानियत की कहानी श्रद्धा के दोस्त पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही वसई पुलिस ने भी उस शिकायत को सामने रख दिया जो श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ कराई थी। लेकिन 27 दिन बाद आफताब से समझौता होने के बाद शिकायत वापस ले ली थी, जिसकी असल हकीकत श्रद्धा के मोबाइल फोन से सामने आ सकती है। यही नहीं, लगातार आफताब श्रद्धा के साथ मारपीट करता था, यानी श्रद्धा आफताब के टॉर्चर को झेल रही थी। लेकिन आखिर क्या वजह रही कि वो आफताब को छोड़ नहीं पा रही थी? श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ की गई शिकायत में ये दावा किया था कि आफताब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर आफताब श्रद्धा को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसी क्या बात थी जो श्रद्धा नहीं चाहती थी कि सबके सामने आए और उसी का फायदा आफताब उठा रहा था? ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब श्रद्धा के मोबाइल फोन से मिल सकता है, और ये बात आफताब भी जानता था। दावा किया जा रहा है कि इसलिए श्रद्धा की हत्या के फौरन बाद उसने सबसे पहले श्रद्धा के मोबाइल फोन को ठिकाने लगाया, जिससे दोनों के रिश्तों के बीच घुली कड़वाहट से लेकर आफताब की हैवानियत का एक एक सच सामने न आ जाए। और अब पुलिस समंदर में श्रद्धा के फोन को तलाश रही है, क्योंकि श्रद्धा का फोन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में सबसे बड़ा सबूत साबित हो सकता है।